गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था कि लेबर माइग्रेंट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह लेबर कैसे जाते थे, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में। अब इंडिया में कुछ बहुत बड़े पूंजीपति भी लोग थे जो अपने पैसा को फाइनेंस के थ्रू कमाना चाह रहे थे। जैसे आजकल बैंक है ना, बैंक लोन देती है और उससे इंटरेस्ट लेके कमाती है। तो 19वीं सेंचुरी में भी इंडिया में बहुत सारे अमीर लोग थे, पूंजीपति लोग थे जो पैसा को फाइनेंस करके पैसा कमा रहे थे। तो उनमें से सबसे बड़ा नाम था, उनका नाम क्या था आपका, शिकारपुरी सौरभ और नोटाई छेत्री। ये दो बड़े ऐसे बैंकर थे प्राइवेट उस समय के 19वीं सेंचुरी में, जो लोगों को अपने ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड को बोरो करके उसको पैसा देते थे या एग्रीकल्चर टूल्स खरीदने के लिए पैसा फाइनेंस करते थे लोगों को। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो किसान से लैंड लिया उनके बदले में, पैसा के बदले में बोरो, यानी कि उससे एज अ सिक्योरिटी लैंड लिया या कोई भी प्रॉपर्टी का कागज़ लिया, उसको क्या करते थे ये लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ बोरो करते थे जिनका ऑफिस लंदन में था, और उससे कम इंटरेस्ट में पैसा उठा के आपको ज़्यादा इंटरेस्ट में पे करते थे। तो ये लोग धीरे धीरे डेवलप हो गए और इंडिया में भी फाइनेंशियल सेक्टर इंक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बूम पे था 19वीं सेंचुरी में। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको भी पैसा चाहिए ना, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर टूल खरीदने के लिए या लैंड को लीज पे लेने के लिए पैसा चाहिए। तो ये लोग फाइनेंस करते थे। तो फाइनेंस करते करते इनका भी प्रॉपर्टी बढ़ने लगा और मिड 19वीं सेंचुरी में आते आते ये इंडिया में ना रह के विदेशों में भी अपना ब्रांच खोलने लगे। और ये धीरे धीरे कहाँ पे चले गए, सेंट्रल एशिया में इनका फाइनेंस कंपनी का ओपन हो गया इनका। फिर साउथ ईस्ट एशिया, जितने भी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में, इराक, अफगानिस्तान, टर्की, सीरिया, ये सब जगह भी इनका क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलने लगे। धीरे धीरे कॉलोनीज में आई, ब्रिटिश लोग कॉलोनीज में बसाए और इन्होंने क्या किया, कॉलोनीज को पार करके और उनको फॉलो करते करते अफ्रीकन कंट्री में भी चले गए और अफ्रीकन कंट्री में जाके इन्होंने क्या किया, अपना फाइनेंशियल सेक्टर ओपन किया। तो जो अफ्रीकन सेक्टर में इन्होंने खोला उसका नाम था हैदराबादी सिंधी वेंचर। बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेट था जो कि आपके साउथ अफ्रीका में जाके अपना एक प्राइवेट बैंक खोला और लोगों को फाइनेंस करते थे एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर टूल्स के लिए, ठीक है। और हैदराबादी सिंधी इतना इंक्रीज हो गया था, इतना ज़्यादा पैसा हो गया था उसके पास, उसने क्या किया, एक अपना पोर्ट ही खरीद लिया। साउथ अफ्रीका में एक अपना पोर्ट बना लिया, बंदरगाह ही खरीद लिया था, जिससे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगा, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा और सेल भी करने लगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसका वेंचर बहुत बड़ा हो गया और पूरे यूरोप, पूरे साउथ अफ्रीका और एशिया में फैल गया। और हैदराबादी सिंधी बहुत बड़ा वेंचर उस समय का माना गया, इंडियन बेस्ड, ठीक है, इंडियन लोग थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में क्या हुआ जब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इंडिया से जो टेक्सटाइल्स का जो रॉ मटेरियल कॉटन जा रहा था उस पर क्या एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया था। तो उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडिया का एक्सपोर्ट जो था टेक्सटाइल वाला वो तो एक्सपोर्ट हो ही रहा था क्योंकि ब्रिटिश उसका रॉ मटेरियल है। फिनिश कॉटन वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉटन कहाँ में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में। तो इंडिया से तो रॉ मटेरियल जा रहा था, बट यहाँ से जो क्लॉथ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े बना रहे थे उस पर बाहर बेचने पे, इंपोर्ट करने पे टैक्स लगा दिया था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। तो इंडिया में इफेक्ट ये हुआ कि जब यहाँ पे प्रोडक्शन होता था कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा बनाए, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे क्लॉथ बनाए, अब उसको बाहरी मार्केट में यानी कि विदेश में बेचना होगा तो उसको उसके लिए टैक्स, हाई टैक्स पे करना होगा। तो क्या होगा, इंडियन क्लॉथ काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो इसका ये इफेक्ट हुआ कि इंडिया में इंपोर्ट, क्लॉथ का इंपोर्ट का जो रेशियो था वो गिर गया, परसेंटेज गिर गया। ये देखा गया 1812 से लेके 1871 ईस्वी तक ये देखा गया कि इंडिया में जो पहले 30% था इंपोर्ट, क्लॉथ का इंपोर्ट का परसेंटेज, वो घट के 30% से कितना हो गया, 3% पे आ गया। और रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था यानी कि रॉ मटेरियल बढ़ गया, 5% से 25% हो गया। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगा था, बट यहाँ के जो क्लॉथ थे उस पर टैक्स लगा दिया था, हाई टैक्स लगा दिया था। रॉ मटेरियल पे इसलिए नहीं लगाया था, अगर इंडिया से कॉटन नहीं जाएगा तो ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कपड़ा कैसे बनाएगी, जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल आ रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन, उस पर टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। और इंडिया से जो कपड़ा बन के, इंडियन टेक्सटाइल जो कपड़ा बना के भेज रही थी उस पर उसने क्या किया, टैक्स इम्पोज कर दिया, जिससे इंडियन गवर्नमेंट का जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो था आपका प्रोडक्शन वो डिक्लाइंड हो गया, क्योंकि उसका मार्केट में सेल हो नहीं रहा था, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया था, तो लोग महंगे कपड़े खरीदेंगे नहीं। और ब्रिटेन अपना कपड़े पे टैक्स नहीं लगा रहा था, अपना कपड़ा एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में जाके बेच रहा था, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उस समय
पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पे ब्रिटेन का ही राज था उस समय 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में फाइट हुआ था, लड़ा गया था? तो एलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था। तो मेनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था वो मेनली यूरोप में ही लड़ा गया था और यूरोपियन कंट्री ज़्यादा थे उसमें। ठीक है, तो एलाइज पावर में आपके कौन कौन से कंट्री थे ये देख लीजिए। एलाइज पावर में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और वर्ल्ड वार फर्स्ट के सबसे लास्ट में बाद में यूएस ज्वाइन किया था। तो पहले तीन ही थे, तीन लोग ही लड़ रहे थे एलाइज की तरफ से। कौन कौन लड़ रहे थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। बाद में यूएस इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहा था जर्मनी। सेंट्रल पावर में कौन कौन था आपका? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था जो कि प्रेजेंट में टर्की कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्की। तो ये इन दोनों के बीच में फाइट हुआ था और ये बहुत खतरनाक, बहुत मैसिव तरीके से फाइट किया गया था और इसमें मॉडर्न आर्म्स यूज किए गए थे, यानी कि नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन आ गया था। तो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर पहली बार इस युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें राइफल्स, मशीन गन, मिसाइल्स, बम, बारूद यूज किए गए थे। ऑटोमेटिक बम, टाइम बम ये यूज किए गए थे। परमाणु बम ये सब वगैरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। तो इंडस्ट्रीज में जो बने हुए आर्म्स थे उसका यूज करके ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में अप्रॉक्स 9 मिलियन लोग मारे गए थे। कितने लोग? पूरे वर्ल्ड में 9 मिलियन लोग मारे गए थे और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो पहला वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में लड़ा गया था? एलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच में। तो एलाइज पावर में आपका आता है ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और बाद में यूएसए ज्वाइन किया था, अमेरिका ज्वाइन किया था उसको। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट में टर्की कहते हैं। और ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें आपके मॉडर्न हथियार यूज किए गए थे, नए ज़माने के हथियार यूज किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन गन्स, बंदूक गन्स वगैरह, राइफल्स, मिसाइल्स, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ये सब यूज किया गया था। ठीक है, केमिकल बम भी यूज किया गया था। तो ये ऐसा पहला युद्ध हुआ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट वर्ल्ड वार नाम दिया गया था और इसमें करीबन अप्रॉक्स 9 मिलियन लोग मारे गए थे और 20 मिलियन लोग इंजर हुए थे। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, क्या क्या इफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में? तो इसका इफेक्ट ये देखा गया कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। और जो इंडस्ट्रीज बच गए थे ना, तो वर्ल्ड वार के थ्रू, जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो क्या बनाएगा? कोई भी चीज़ नहीं बनाएगा, सिर्फ हथियार बनाएंगे। जितने भी, सबको ये नोटिस दे दिया गया कि जितने भी इंडस्ट्रीज है वो बम, बारूद, हथियार, राइफल वगैरह बनाएंगे जो कि हमारे युद्ध लड़ने में काम आ सके। और सारे इंडस्ट्रीज का जितना भी वर्क था उसको रोक के उनको हथियार बनाने का आदेश ब्रिटेन ने पास कर दिया था। इसका इफेक्ट ये हुआ कि 9 मिलियंस लोग मारे गए पूरे वर्ल्ड में। तो वर्क फोर्स घट गया, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग की कमी पड़ गई। उसके साथ क्या हुआ? आपका जो जेंट्स था, ब्रिटेन की आधी आबादी तो युद्ध लड़ने चली गई, तो वहाँ पे क्या होगा? जेंट्स की कमी हो गई। तो जेंट्स लोग युद्ध लड़ने चले जाते थे। वुमेन्स लोग क्या करते थे? अपने घर के खर्च के लिए जॉब करते थे। ठीक है, तो उनका जो सैलरी था गवर्नमेंट का उनको कम हो गया, उनका लिविंगहुड्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए तो आपका वर्क फोर्स कम गया। दूसरा इकोनॉमिक, यानी कि बहुत सारे लोग क्या हुआ? बहुत सारा इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गया। तो जिसके कारण क्या, बहुत सारे लोग का जॉब छूट गया, लोग मारे गए, बहुत सारा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, और क्या इफेक्ट हुआ? इकोनॉमिक, अगर आपका कहीं से पैसा इनकम लॉस होने लगेगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा। तो ब्रिटेन बहुत बड़ा पावर था इकोनॉमिक ग्रोथ में, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक किसका अच्छा था? ब्रिटेन का। आफ्टर वर्ल्ड वार ब्रिटेन का इकोनॉमिक डाउन हो गया और वर्ल्ड पावर कौन बन गया आपका उस समय का? वर्ल्ड वार 1 के बाद यूएसए। ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटेन को युद्ध लड़ने के लिए पैसा, हथियार चाहिए था और युद्ध लड़ते लड़ते ये वर्ल्ड वार करीबन 4 साल से ज़्यादा चला था। अगस्त 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया, यानी कि 4 ईयर से ज़्यादा ये युद्ध लड़ा गया था। और 4 साल लगातार युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन को काफ़ी पैसा, काफ़ी हथियार चाहिए। तो उसके बाद अपने पैसा की कमी होने लगी और वो क्या किया? यूएसए के बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया, यूएसए के पब्लिक से बहुत ज़्यादा लोन लिया। आफ्टर वार जब यूएसए के बैंक और वहाँ के लोग से जो ब्रिटेन सरकार ने पैसे लिए थे, लोन लिए थे, उसकी रिकवरी में डिफ़िकल्ट आने लगे। क्यों? कि आफ्टर वार आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो रुक गया,
इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो आपका मार्केट में सेल हो रहा था वो सारे प्रोडक्शन रुक गया, क्योंकि आपने तो सारे फैक्ट्रीज को क्या बोला था, बम बारूद बनाने के लिए बोल दिया गया, तो वो ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स कहाँ से बनाएंगे, नहीं ना बनाएंगे दूसरा मटेरियल। और वर्ल्ड वार से कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ, डाउन हुआ, क्योंकि कहीं पे मिसाइल गिरा दिया एग्रीकल्चर लैंड में तो वो ज़मीन क्या हो गया, बंजर हो गया, तो एग्रीकल्चर भी आपका डिक्लाइन हो गया, फूड का कमी आने लगी, लोगों के बीच में हंगरी भुखमरी पैदा होने लगी लोगों में। और ब्रिटेन क्या हो गया, ब्रिटेन का काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ और वो क्या हो गया, कर्जदार हो गया, किसका, यूएसए का, यूएसए का कर्जदार हो गया, जिससे कारण क्या हो गया, यूएसए का इकोनॉमिक बूम पे चला गया। और आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट यूएस क्या बन गया, वर्ल्ड पावर बन गया, इकोनॉमिक का वर्ल्ड पावर बन गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। धन्यवाद।